हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? सब बढ़िया एकदम। आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज। हम इंपॉर्टेंट सेशन के अलावा कुछ करवाते ही नहीं हो भाई, ठीक है। एंड आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आपके लाइट चैप्टर, जो क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन में सीधा का सीधा 2 मार्क्स के लिए आता है कि डिफाइन और स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो ज्यादातर जाना जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तरीके से, वो भी आज हम सीखेंगे। और मुझे पता है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन में क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ डरो मत, बहुत सारी चीजें होने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे सेशन की शुरुआत होने वाली है एक मोटिवेशनल कोट से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि भाई हमारा वीकली शेड्यूल क्या है, फिर होमवर्क रॉकर्स, थोड़ा मतलब पिछले सेशन में जो हमारे होमवर्क के बच्चे थे उनका थोड़ा तारीफ कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे, विल डू अ फ्लैशबैक क्विज मेंटी पे। ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि आज का सेशन लाइव नहीं है, क्योंकि ये सेशन संडे को आ रहा है, तो हमने इसको लाइव नहीं रखा हुआ है। ऑफकोर्स ही बात है, मैं नहीं चाहता था कि आपका कोई भी सेशन डिले हो जाए, इसलिए मैंने संडे को भी वीडियो डाली हुई है। लेकिन क्विज जरूर होने वाला है। आप लोग चैट में और कमेंट में स्पैम करके मुझे जवाब दे सकते हो। अच्छा ये होगा कि आप कमेंट से मुझे इसका जवाब देना, ताकि मुझे पता चले और मैं सबको हार्ट दे सकूं। चैट में मैं हार्ट नहीं दे सकता, मैं कोशिश करूंगी लाइव बैठकर देखूं। आप स्पैम जरूर करो, मैं कोशिश करूंगा लाइव बैठकर देखूं, लेकिन कमेंट्स में जरूर आप जवाब जरूर दीजिएगा। फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी के सवाल और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक और सेशन के एंड में एक और क्विज करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो आप लोग? तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले। आग का सिंबल आ जाना चाहिए सबके जहां से। चलो चलो भाई, आग का सिंबल स्पैम करो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, बाय स्वामी विवेकानंद जी। अब इस कोट के पीछे एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ये है कि बचपन से ना मैं देखो अंडमान निकोबार में पला बड़ा। अंडमान एंड निकोबार जो हमारे एक यूनियन टेरिटरी इंडिया के, उसका जो कैपिटल था वो था पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में मैं पला बढ़ा हूँ। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम भी है बहुत सारे, ठीक है। अब हर साल वहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन, एलोकेशंस, क्या कहते हैं, एसे राइटिंग, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं हर साल स्वामी विवेकानंद के आश्रम में। और हर साल मैं वहाँ पे जाता था स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर स्पीच बोलने के लिए, और हर साल उस स्पीच की शुरुआत इसी कोट से होती थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, सो डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, ठीक है। तो ये सारे सेशंस हमने कर लिए लाइट चैप्टर से। नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखो, लाइट का इंट्रोडक्शन हो गया है, स्पेरिकल मिरर्स, कंपोनेंट्स, फोकस, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस, रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर एंड मिरर फॉर्मूला, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, मैग्निफिकेशन, वो भी हो गया। रिफ्रैक्शन शुरू कर दिया, आज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होने वाला है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज, वो सब हम करने वाले हैं। अब तक किसी ने भी इन सारे सेशन को देखा नहीं है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो के, शो मोर पे क्लिक करो, वहां पर थोड़ा नीचे जाओगे तो यू विल फाइंड आउट सीबीएसई 2024 का प्लेलिस्ट, उसमें क्लास 10 फिजिक्स चूज करो आप। इस साल हमने जो भी सेशंस लिए हुए हैं लाइट के ऊपर, वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। देखना जरूर, बहुत डिफरेंट तरीके से लिए हुए हैं, भूलना मत। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। ये हमारा होमवर्क था पिछले क्लास में, और हमारे होमवर्क रॉकर्स जिन्होंने कमेंट्स में सबसे पहली बार जवाब दिया है, सबसे पहले जवाब दिया है, हमारे पंकज कुमार जी, कांग्रेचुलेशंस बड़ी। हमारे अनुज कुमार जी ऑन दी सेकंड पोजीशन, हमारे लक्ष्य श्रीवास्तव जी ऑन दी थर्ड पोजीशन, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। हमारे अनुभव जी ऑन दी फोर्थ पोजीशन, जयंती जी ऑन दी फिफ्थ पोजीशन, जय जी ऑन दी सिक्स्थ पोजीशन एंड राधिका जी ऑन दी सेवंथ पोजीशन। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए हमारे होमवर्क रॉकर्स के लिए। आज के सेशन के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, देखते हैं कि भाई आज सबसे पहले जवाब कौन देता है, ठीक है। कौन देगा बताते रहो, हम तब तक एक बल्ले बल्ले से शुरू करते हैं आज का सेशन फ्लैशबैक क्विज के साथ। पहला सवाल आपके सामने, चैट में स्पैम करने का, कमेंट में स्पैम करने का। सवाल पढ़ूंगा, 5 सेकंड दूंगा। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव ऑफ डिस्टर्बेंस एज इट पासेस फ्रॉम वन डैश इनटू अनदर। कब रिफ्रैक्शन होती है? जब वो किसी चीज से किसी और में जाता है। तो कौन सी चीज है वो? ग्लास है, मीडियम है, एरिया है, बाउंड्री है, क्या है? 5 4 3 2 1। हम सबको पता है कि सर मीडियम होता है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बोलो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट सवाल, अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ पेंसिल इन अ कप ऑफ वाटर, द पेंसिल अपीयर्स ब्रोकन बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, bends when it passes through water,
मेक्स द वाटर इन द ग्लास एवोपरेट, रिफ्लेक्ट्स द पेंसिल ऑन द वाटर सरफेस। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर है इसका? ऑफ कोर्स 5 4 3 2 1 पार्टी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेंड्स व्हेन इट पासेस थ्रू द वाटर। इसलिए आपका पेंसिल टूटा हुआ लगता है। और मैंने बताया था पिछले बार भी कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने रिफ्रैक्शन टॉपिक में बताया था कि पेंसिल बेंड क्यों होता है। पिछले सेशन मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखना जरूर सेशन को, ठीक है। लेट्स मूव ऑन विद बल्ले बल्ले टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है 2, ठीक है। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ही क्या हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बुलाते हैं कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बुलाते हैं। पहले ये क्लियर कर देते हैं। तो भाई ये स्नेल जी कौन है? स्नेल जी हमारे बाकी सारे साइंटिस्ट की तरह एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया ये 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों लॉस। तो दोनों लॉस को ही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दूसरा लॉ है, क्योंकि उसी का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको पहला वाला सिंपल क्यों है, ठीक है। समझ लेते हैं कि भाई पहला वाला इतना सिंपल क्यों है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ कौन सा था, तो आप बोलोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा लॉ क्या है, तो आप क्या बताओगे? बताओ चैट में स्पैम करो, कमेंट्स में स्पैम करो कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, माय अमेजिंग स्टूडेंट्स। जल्दी बताओ। 5 4 3 2 1। लिखा भी नहीं, कम से कम दिमाग में तो सोच लिया ना। हाँ सर पता है मेरे को क्या क्या है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन। करेक्ट है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर रिफ्रैक्शन। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे के बदले आप लिखोगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा, हाँ सर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ज्यादा इंपॉर्टेंट था देन दिस पर्टिकुलर लॉ, है कि नहीं? वैसे ही हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, सही बात है आपका। तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे लाई करता है, एग्जैक्टली जैसे रिफ्लेक्शन के केस में होता है। रिफ्लेक्शन में होता तो ऐसे निकल जाता वो एक ही प्लेन में, रिफ्रैक्शन है इसलिए वो दूसरे साइड पे जा रहा है। ये रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ, और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको सीधा लिख कर दे रहा हूं, देखो क्या है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट, वो पढ़ने से पहले ये देख लो, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो अपने आप को कि भी ये सारे नोमेनक्लेचर आपको याद है कि नहीं। जो लाइट रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। वो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रे मिलती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब वो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये चीजें पता है आपको? नॉर्मल नोमेनक्लेचर पता ही है, वो पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एयर है, मीडियम 1, 2 मीडियम्स है, एक मीडियम है हवा का, दूसरा मीडियम है ग्लास का। हवा का झोंका है जोरों से लगा, ठीक है। अब मान लो हवा में आपके लाइट की वेलोसिटी v1 है और ग्लास में आपकी लाइट की वेलोसिटी v2 है। मान लो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, मीडियम 1, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम 2। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, कुछ भी कहने दो फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पहले ये समझना है कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए क्यों। मैं समझाता हूं आपको, पहले वो समझते हैं। यूट्यूब पे कोई आपको नहीं समझाएगा कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए क्यों आपको, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। ऐसे ही मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, देखो ध्यान से। हम बोलते हैं हमेशा कि रिफ्रैक्शन क्या होती है? सर व्हेन वन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर लाइट रे बेंड्स। परफेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितना बेंड, ये तो बताओ,
कितनी हुई बेंड लाइट, ये नहीं बताओगे तो आगे कैसे बढ़ेगी बात, समझे। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू आप ये निकाल सकते हो कि लाइट रे बेंड कितनी होगी। सर अब हम ये कैसे निकाले, हाँ बताते हैं, चिंता मतलब बताते हैं। ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये डायग्राम दिख रही है ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं खुद से एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। सेकेंड लॉ वाई क्यों चाहिए सेकेंड लॉ, ठीक है। सबका पूरा ध्यान यहां पे भाई, सबका पूरा ध्यान यहां पे। ये मान लो आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। अब यहां पर हम एक लाइट रे डाल रहे हैं, ये आया आपका लाइट रे, ठीक है। इस लाइट रे को सीधा निकल जाना चाहिए वैसे, तो इसको हम कहेंगे ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ, या तो इसको हम बुला सकते हैं ओपी, ओरिजिनल पाथ, ओपी ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। लेकिन क्योंकि यहां पर मीडियम बदल रहा है तो मैं यहां पर पहले नॉर्मल बना लेता हूं, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल है, ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आप मुझे जल्दी से बताओ ये एंगल क्या होगा। इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन व्हाट इज दिस एंगल, दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे सर, इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ओरिजिनल ये यही तो है ना भाई, सेम लाइन है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम बराबर, ठीक है। लेकिन क्योंकि लाइट रे बेंड हो गई है, क्योंकि आपकी लाइट रे मीडियम बदल रही है, वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो लाइट रे ऐसे जाने लगी। फिर आपने बोला अच्छा ठीक है सर, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपका बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल बिकेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब सवाल आता है कि लाइट रे कितनी बेंड हुई, कितनी बेंड हुई, इतनी बेंड हो गई, ठीक है। जाना चाहिए था ऐसा इसको, लेकिन बेंड हो गया इतना। कितना बेंड हो गया भाई, इतना बेंड हो गया। अब ये एंगल कैसे निकाले, कैसे निकाले भाई, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो मैं एंगल आई से, मान लो ये पूरा एंगल आई 50 डिग्री है, मान लो, ठीक है, पूरा एंगल आई 50 डिग्री है, और ये एंगल आर जो है वो 30 डिग्री है। तो ये कितना बचा, आप बोलोगे सर 50 माइनस 30, ये बन गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री की बेंड होगी लाइट रे कितनी बेंड हो गई, 20 डिग्री से बेंड हो गई। तो आपने किया क्या, आपने बस एंगल आई को माइनस एंगल आर किया, आपको मिल गई कितनी लाइट रे बेंड हुई। You just subtracted angle I minus angle R, करेक्ट। तो यानी कि अगर आपके पास रिफ्रैक्शन के केस में एंगल I हो, एंगल R हो, तो आप ये बता सकते हो कि कितनी लाइट रे बेंड हुई है। और यही चीज हमें बताती है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गया आपको, आपको समझ में आ गया कि भाई सेकंड लॉ की जरूरत क्या है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है हमें सेकंड लॉ देता है, हमें सेकंड लॉ बताता है कि एंगल आई तो हमें पता है कितना डाला है हमने, एंगल आर निकालने के लिए हमें एंगल आई की हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो आपका सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction is equal to the ratio of velocity of light in medium 1 with the velocity of light in medium 2। ये आपका हो जाता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे। अभी बहुत सारे बच्चे स्पैम कर रहे होंगे एक चीज, बहुत सारे बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो भी सोच रहे होंगे सर यहां पे तो कहीं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता था साइन नाम का। हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन साइन क्यों आता है नहीं पता ना, क्योंकि साइन तो आपने रट्टा मारा हुआ है, टेक्स्ट बुक में था, स्कूल में पढ़ा दिया गया, रट्टा मारा हुआ है, साइन क्यों चाहिए, ये तो किसी ने बताया नहीं, करेक्ट है। तो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम ऐसे समझते हैं कि भाई एंगल आई अपॉन एंगल आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो चलो हम फाइंड आउट करके देखते हैं कितनी लाइट रे बेंड हुई, इस सिनेरियो में निकालते हैं कितनी बेंड हुई। तो मैं आपको वैल्यूज देता हूं, वैल्यू पकड़ो जल्दी से, ठीक है। मान लो कि V1 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, V2 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और मान लो कि भाई एंगल आई आपका है कितना, मान लो भाई 30 डिग्री, मान लो कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो जल्दी से मुझे एंगल आर कैलकुलेट करके चैट में बताइए सब लोग, सारे बच्चे मुझे चैट और कमेंट में बताइए कि एंगल आर कितना है। आपके पास है सिर्फ
15 सेकेंड। सबसे पहले देखते हैं कौन करता है। डालो V1 की वैल्यू, डालो V2 की वैल्यू, डालो एंगल I की वैल्यू और बताओ कि एंगल R कितना है। जल्दी से जल्दी बताओ। ओके 5 सेकेंड्स मोर। जल्दी जल्दी कैलकुलेट। V1 20, V2 10, तो 2 बचा। एंगल I यहां पे आ गया, अच्छा तो उल्टा हो गया, तो एंगल R विल बी इक्वल टू 30/2, 15 डिग्री सर। 15 डिग्री बनता है यहां पर, 15 डिग्री बराबर। सॉल्व करते हैं एक बार इसको जल्दी से, ठीक है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल I एंगल R निकालना। तो एंगल R इज इक्वल टू V1 कितना है, V1 20 आपने बताया, V2 आपने 10 बताया, तो एंगल I अपॉन एंगल R बन गया आपका 2। अब चाहिए आपको एंगल R, तो एंगल R वहां गया और ये 2 यहां पे आ गया, तो एंगल I 30 डिग्री है, 30 डिग्री डिवाइड बाई 2। आपने बोला एंगल R इज इक्वल टू 15 डिग्री। सबने ऐसे निकाल दिया 15 डिग्री, 15 डिग्री निकाल दिया सबने। हाँ अब कितने बच्चों को एहसास हुआ कि ये तो गलत है? कितने बच्चों को एहसास हुआ गलत है? कितने बच्चों को लग नहीं रहा कि ये गलत है? कि गलत कैसे है ये? आप कैसे डिग्री को डिवाइड कर सकते हो 2 से? एक डिग्री नंबर को कैसे आप एक रेडियन नंबर से डिवाइड कर सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 30 डिग्री को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। समझे? बात समझ में आ रही है? It is not a good idea to actually go forward and divide a degree number with 2. Mathematically incorrect. सही है सर, ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, तो आपने परेशान कर लिया हमें, है ना? आप समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ये तो पढ़ा था हमने मैथमेटिक्स में। तो यहां पर फिर हम कैसे जवाब कैसे निकाले यार? इतना तो तब सही एकदम इजी लग रहा था, आप तो एकदम सही इजी पढ़ा रहे थे, आप क्या आप तो टफ कर दिया आपने। कोई टफ नहीं है। इसी वजह से जो बच्चे में कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करो, वो आ रहा है अभी। इसी वजह से आपका जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेसिकली दिस, एंगल I अपॉन एंगल R के बदले आप लिखोगे साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। अब ये साइन क्या है? साइन इज इक्वल टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है ये? इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इन क्लास 10th। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वैसे, बट अभी जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा टफ होगा। तो मैं समझाता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे ईजी तरीके से समझे इस कॉन्सेप्ट में। सिंपल भाषा में देखो, हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन चाहिए जिसके थ्रू ये डिग्री एक नंबर बन जाए, नॉर्मल नंबर। 30 डिग्री 30 बन जाए, तो मैं 30 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं इजीली और मुझे एंगल R मिल जाएगा। एंगल R मिल गया तो एंगल I से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे को कितनी लाइट रे बेंड हो रही है समझ में आ जाएगी। यही मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो आपका ये जो साइन है यहां पर इसी काम को करता है। SIN को सिन नहीं साइन बोलेंगे। तो साइन का जो काम है वही है। तो आप इसको ऐसे समझो कि साइन हियर इज ए डिग्री कन्वर्टर। ठीक है, साइन हियर इज बेसिकली अ डिग्री कन्वर्टर, ऐसे समझ लो। तो सर ये साइन डिग्री कन्वर्टर कैसे बन जाता है? देखो इसको ध्यान से। अगर मान लो आपका एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो साइन का अपना अपना वैल्यूज है। अगर साइन 0 डिग्री है उसकी वैल्यू 0 होती है, नंबर में सीधा 0 होती है। अगर आपकी वैल्यू साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर साइन 45 डिग्री है तो वैल्यू होती है 1/√2। अगर साइन 60 डिग्री होती है तो होती है √3/2। और अगर साइन 90 डिग्री होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये टेबल जो है, अगर आप सोच रहे हो सर मुझे याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। फिजिक्स के लिए याद रखना है, बिल्कुल नहीं। मैथ्स के लिए याद रखना है, बिल्कुल हाँ। मैथ्स में आपको वैसे भी साइन के साथ साथ 5 और चीजों का याद रखना पड़ेगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 चीजें जिसके टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। बट हाउएवर फिजिक्स में सिर्फ इसको याद रखना है कि साइन की वैल्यू कैसे निकाले, सिंपल। ठीक है। अब सर ये एक बार करके दिखाओ ना, मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा, सर साइन के बदले, जिनको ट्रिग्नोमेट्री पता है, सर साइन के बदले कॉस का इस्तेमाल हो सकता है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ कहता ही नहीं है। F = ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। मैं F = CA लिख दूं, चलेगा? नहीं चलेगा ना। F = IAS लिख दूं, नहीं चलेगा ना। F = IPS ऑफिसर लिख दूं,
एफ इज इक्वल टू टीचर लिख दूं? नहीं लिख सकता ना मैं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो सेकंड लॉ नहीं रहेगा, फिर वो फिर अभिषेक लॉ कहलाएगा, है ना। तो अगर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखनी है तो वहां पे साइन आता है, कॉस नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बच्चों का तीसरा डाउट, सर 0, 30, 45, 60, 90, ओके परफेक्ट, याद कर लूंगा। व्हाट इफ यू गेट साइन इज इक्वल टू 25 डिग्री, साइन इज इक्वल टू 76 डिग्री, साइन इज इक्वल टू 33 डिग्री, क्या करूंगा मैं? गुड क्वेश्चन, दैट्स नॉट गोना कम। क्योंकि साइन के ये जो क्या कहते हैं, जो नॉर्मल नंबर्स क्या होता है भाई? अब नॉर्मल, हाँ, जो अब नॉर्मल इरेगुलर नंबर्स जो है ना, जो आप कह रहे हो जो टेबल में नहीं है, वो आपको नहीं आते हैं। 10th में नहीं आते, 11th में नहीं आते, 12th में नहीं आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था आपके मैथमेटिक्स में, जो इस साल डिलीटेड है, अगले साल भी डिलीटेड है। तो बेसिकली आपको वो नहीं आते, तो टेबल के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको कोई भी एंगल नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे। चलो वापस चलते हैं, यहां पे आ जाओ भाई, वहां पे आ जाओ। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज थी मेरे पास? V1, V2, I, R यहां पर है। अब सारी चीजें सेम है मेरे सामने। अब मैं सिर्फ साइन लिखकर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब यहां पे वैल्यू डाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखें बेटा सब लोग। तो मुझे साइन, मुझे R निकालना है, बराबर मुझे R निकालना है। तो सेम चीज करूंगा, साइन I कितनी है? I मैंने बताया था सर I 30 डिग्री है, तो लिखो साइन 30। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू V1 20 था, V2 10 है। तो ये तो सॉल्व हो गया, है ना। ये आ जाएगा आपको 2। ठीक है, अब साइन R वहां ले जाओ, 2 को यहां पे ला दो। तो साइन 30/2 इज इक्वल टू साइन R। साइन 30 कितनी है? साइन 30 है 1/2। देखो कैसे कन्वर्ट हो गया आराम से। साइन 30 कितनी होती है? साइन 30 होती है 1/2। तो 1/2 इंटू 2 जो यहां पे ऑलरेडी था इज इक्वल टू साइन R। तो कितना हो गया भाई? साइन R इज इक्वल टू 1/4। खत्म बात। अब आप बोलोगे सर 1/4 तो एक नंबर हुआ ना, डिग्री कहां हुई? मुझे तो एंगल R चाहिए था, साइन R नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहां पे 30 डिग्री लिया हुआ था। जब आपको एग्जामिनेशन में सवाल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि वो साइन R यहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपको साइन R 1/2 आता, 1/2 आता, तो आप क्या करोगे? यार साइन 1/2 कितनी होती है? साइन 30 डिग्री होती है। तो आप लिख सकते हैं यहां पे 1/2 के बदले आप लिख दोगे साइन 30, फिर आप लिख दोगे अच्छा R इज इक्वल टू 30 डिग्री, डायरेक्टली लिख दोगे आप। ठीक है, तो जो वैल्यू भी आएगी वो भी इस टेबल से ही आएगा आपको, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एंगल यहां पे लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। आपको एंगल R 30 डिग्री मिल जाएगा, या तो कुछ और। ये सिर्फ मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया आपके सामने। ठीक है बेटा, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि मेरी लाइट रे बेंड कितनी होगी। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाए? अंग्रेजी में सिंपल तरीके से लिखना है आपको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to the ratio of velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2. Second law of refraction, जिसको हम famously Snell's law of refraction भी कहते हैं। तो बेटा मेरा आज का मकसद पूरा हो गया। फर्स्ट लॉ तो इजी था। सेकंड लॉ पढ़ाने से मुझे पहले आपको बताना था कि सेकंड लॉ की जरूरत क्यों होती है, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करने से पहले मेरे को आपको बताना था कि प्रूव करके दिखाना था कि साइन का जरूरत क्या होता है, वरना आई और आर से काम नहीं चल जाता क्या, है ना। तो ये डाउट्स मेरे बच्चों के दिल में ना आए, इसलिए मैंने ये करवा लिया। आई होप आपको मजा आया हो। नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जहां पर हम ये सीखेंगे कि हर्ष सर कैसे अदिति मैम से मिले, जो उनकी वाइफ है। साथ ही साथ हम 3 मार्क का सवाल सॉल्व करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इन द मोस्ट अमेजिंग वे पॉसिबल इन द नेक्स्ट सेशन। तो भूल मत जाना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। और वो सेशन लाइव होने वाला है। मैं इनफैक्ट इसी सेशन के साथ लेना चाहता था, बट मुझे पता था कि आप लोग हाउ आई मेट अदिति का कॉन्सेप्ट के इंतजार कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं लाइव ही करूंगा। ठीक है, तो आई रियली होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे बढ़ते मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूं, एंड ऑल्सो लेट मी शो यू गाइस फर्दर क्वेश्चन व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो एनसीईआरटी के अंदर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन से डायरेक्टली कोई सवाल नहीं है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब से बहुत है। PYQs में आप देखोगे सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, सीधा आपको 2 मार्क्स या तो कभी भी 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। स्टेट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो अभी हमने सीखा। ठीक है, और कुछ नहीं आता है। लेट्स गो फॉरवर्ड क्विज टाइम। सवाल पढ़ूंगा, 5 सेकंड दूंगा, जवाब पूरा स्पैम हो जाना चाहिए चैट में। A student studies that the speed of light in air is 3 lakh kilometers per second, whereas that the speed in a glass slab is about 197,000 kilometers per second. What causes the difference in the speed of light in these two media? भाई सवाल देख के लगा कि न्यूमेरिकल है, लेकिन सिंपल है। 5 4 3 2 1
बोलो तारा रा। क्या जवाब है? ऑफ कोर्स डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी की वजह से आपका स्पीड बदलता है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है। तो पिछले सेशन का सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट बेंड्स इन ऑल मटेरियल्स एट सेम एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स, नियरली सेम एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या लाइट रे बेंड सेम तरीके से होती है हर एक मीडियम में, कि अलग अलग तरीके से होती है? आई थिंक इट्स प्रिटी ऑब्वियस, कॉमन सेंस है ये। 3, 2, 1, जवाब इज डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि हर एक मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है और हर एक मटेरियल का स्पीड अलग अलग होता है लाइट का, तो ऑफकोर्स बेंडिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। बट नेक्स्ट सेशन में इनफैक्ट हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, ठीक है? अब ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क, इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट्स में, ताकि मैं रैंडमली बहुत सारे बच्चों का नाम उठा लूं होमवर्क रॉकर्स के लिए, और मुझे बताना सेशन कैसन बा, बताना जरूर, ठीक है बेटा? तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। तो जाइए ज्वाइन करिए, और ताकि आप कोई और सेशन मिस ना करें, डेफिनेटली ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Peace.